हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभिदय और मैं आज डिस्कस करूंगा जनवरी 2022 के लोकेशन इन न्यूज़। और यह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज पहला न्यूज इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया का प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता है, जो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है। इंडोनेशिया ने यह बोला है कि यह अपने कैपिटल को जकार्ता से शिफ्ट कर देगा ईस्ट कालीमंटन में। ईस्ट कालीमंटन बोर्नियो आइलैंड का एक पार्ट है। तो क्या यह न्यूज़ डिस्कस कर लेना, सिर्फ इस लोकेशन को जान लेना काफ़ी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस ओकेज़न को यूज़ करेंगे इस पूरे रीजन को समझने के लिए। ब्रॉडली सारे मैपिंग करेंगे, एक एक सी का, आइलैंड्स का। शायद तभी हम एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो पाएँ। सिर्फ एक लोकेशन जान लेना कि इंडोनेशिया का नया कैपिटल नुशांतरा है, यह कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी। हम देखते हैं आगे इस रीजन को पूरा। तो इस फिगर में बहुत क्लियर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मेजर सबसे पहले आइलैंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक मेजर आइलैंड है। उसके बाद जावा, जहाँ की अभी इसका प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता स्थित है। दूसरा इसका एक जो पार्ट है वो बोर्नियो आइलैंड पर है। बोर्नियो आइलैंड पर इंडोनेशिया वाले पार्ट को हम कालीमंटन के नाम से जानते हैं। कई और इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लाइक लोम्बोक आइलैंड, सुम्बावा आइलैंड, सुम्बा आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड, मलुक्कू आइलैंड, इसी को हम मोलुकास भी बोलते हैं। इस तरह से कई सारे आइलैंड्स का ये ग्रुप है। आर्कीपेलागो ही है इंडोनेशिया। इस बोर्नियो आइलैंड पर कुल 3 देश हमें देखने को मिलते हैं। एक के बारे में तो हमने देख लिया, यह है इंडोनेशिया। दूसरा देश है मलेशिया और तीसरा देश है ब्रुनेई। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, जो मेन मलय पेनिनसुला पर स्थित है। ब्रुनेई का कैपिटल बंदर सेरी बेगावान है। आगे हम देखते हैं, इधर एक और आइलैंड हमें देखने को मिल रहा है, यह मिंदानाओ आइलैंड है। यह मिंदानाओ आइलैंड फिलीपींस का एक पार्ट है। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का सिंगापुर देखने को मिलता है। सिंगापुर मलय पेनिनसुला के सबसे सदर्न पार्ट में स्थित है। आगे हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट सीज़ के बारे में। पहला सी यहाँ हम देखते हैं जावा सी, जो जावा आइलैंड के नॉर्थ में है। इधर इंडियन ओशियन है और सबसे इस पूरे रीजन के सबसे ईस्टर्न पार्ट में हमें पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। और भी कई छोटे छोटे सीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पोर्शन में तिमोर सी, अराफुरा सी, इसके अलावा बैंडा सी, मोलुका सी, सेलेब्स सी, सुलू सी और इधर अंडमान सी का एक पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। हम आगे जल्दी से इस रीजन के कुछ स्ट्रेट्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे सुंडा स्ट्रेट, बाली स्ट्रेट और इधर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। आगे आप देख सकते हैं इधर डैम्पियर स्ट्रेट है, मकसर स्ट्रेट है, जो बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में है। आगे हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ मॉरिशस एंड मेडागास्कर से है। मॉरिशस एंड मेडागास्कर दोनों इंडियन ओशियन के आइलैंड हैं और ये दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। मॉरिशस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने यहाँ कुछ सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बनाए थे उनका इनॉग्रेशन किया है, एंड कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे सिविल सर्विसेज कॉलेज एंड सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट की नींव रखी है। मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जहां लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वह इंडियन ओरिजिन पीपल का है। और अभी मॉरिशस और भारत के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी 2021 में साइन हुआ था। अब देख लेते हैं मेडागास्कर आखिर इस रीजन में न्यूज़ में क्यों आया। यह बहुत ही दुखद है जिसके कारण यह न्यूज़ में आया है, क्योंकि यह वह समय है मेडागास्कर के लिए जब यहाँ पानी खाने से ज़्यादा महंगा हो गया है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसमें चेंजेज आ गए हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इस इंडियन ओशियन रीजन में कुछ अनइम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, लाइक शेसेल्स, मॉरिशस तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया,
चैगोस आर्कीपेलागो एंड मालदीव। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं मॉरिशस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मॉरिशस की आबादी लगभग 13 लाख है, 1.3 मिलियन, और यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में इंग्लिश, क्रेओल, फ्रेंच और कुछ भारतीय भाषाएं हैं। इन भारतीय भाषाओं में जो प्रमुखतः बोली जाती है वह है भोजपुरी। भोजपुरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाषा है मॉरिशस के कल्चर का। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ का कैपिटल मॉरिशियन रुपी है। मॉरिशस में भी अंग्रेज़ों का ही अधिकार था। 1810 से लेकर 1968 तक अंग्रेज़ यहाँ रहते हैं और ब्रिटिशर्स ने इसे 1810 में कनकर किया था। उसके बाद जब यहाँ स्लेवरी का एबॉलिशन कर दिया जाता है तो फिर इस आइलैंड नेशन पे कई सारे इंडेंचर्ड लेबर भारत से आते हैं और रह जाते हैं। 1966 में ब्रिटेन ने अपने एक और आइलैंड, जिसे वो चैगोस आर्कीपेलागो बुलाते हैं, उस आइलैंड का एक पार्ट है जिसे डियागो गार्सिया कहा जाता है। ब्रिटेन ने यूएस को बोला कि आप डियागो गार्सिया में अपना एक नेवल बेस, मिलिट्री बेस बना लें, और इसके लिए डियागो गार्सिया में जो पहले से लोग रह रहे थे उसे ब्रिटेन ने भेज दिया मॉरिशस आइलैंड पर। इस तरह से हम पाते हैं कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो माइग्रेंट्स से मिलकर बना है। मॉरिशस ने अपनी आज़ादी 1968 में डिक्लेयर की एंड मॉरिशस को एक रिपब्लिक घोषित किया जाता है 1992 में। आगे हम देखते हैं इंडियन ओशन के कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में, जैसे चैगोस आर्कीपेलागो के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, जो यूके को बिलोंग करता है। इसके अलावा मालदीव इंडिया के साउथ में एक आइलैंड नेशन है जिसका कैपिटल माले है। इसके अलावा हम देखते हैं मेडागास्कर के वेस्ट में मोजाम्बिक चैनल है और यहाँ एक हमें कोमोरोस आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है। मेडागास्कर का कैपिटल सिटी एंटेनानारिवो है और मॉरिशस के ही ठीक साउथ में हमें एक और आइलैंड देखने को मिलता है, रीयूनियन आइलैंड, जो बिलोंग करता है फ्रांस को। इन आइलैंड्स की पोजीशन नॉर्थ टू साउथ याद रखना इम्पॉर्टेंट होगा, अक्सर यह एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ की ये बीच में यहाँ इक्वेटर पास कर रहा है। मालदीव का मोस्ट पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स जिनका हमने जिक्र किया ये सारे के सारे सदर्न हेमिस्फेयर में हैं। आगे हम बात करते हैं तहीती आइलैंड के बारे में। तहीती फ्रेंच पॉलिनेशिया का एक पार्ट है। यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया है लगभग 3 किलोमीटर लंबा कोरल्स जो तहीती के कोस्ट के किनारे हैं। और यहाँ अमेजिंग बात यह है कि यह कोरल अभी तक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण अनअफेक्टेड है। साइंटिस्ट को इस कोरल के बारे में पता लगता है कोरल स्पॉलिंग के कारण। कोरल स्पॉलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक एनुअल इवेंट है असल में ये, जब सारे कोरल जो है एनुअली रिप्रोड्यूस एक साथ करते हैं एंड कई सारे एग्स यह ले डाउन करते हैं वाटर में। तहीती आइलैंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड भी है फ्रेंच पॉलिनेशिया का, और पूरे फ्रेंच पॉलिनेशिया की आबादी का लगभग 70% इसी तहीती आइलैंड पे रहते हैं। तहीती आइलैंड एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड है एंड इस मैप को जूम करके हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ एक तोंगा नाम का एक आइलैंड हमें दिखने को मिलता है, जिसका कि जिक्र मैंने पीछे के वीडियो में अपने किया था। तोंगा वह आइलैंड है जहाँ अभी हाल में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसे स्पेस से भी कैप्चर किया जा सकता था एंड यह तहीती के वेस्ट में स्थित है। तहीती आइलैंड पूरे ओशनिया का एक पार्ट है एंड यहाँ हमें कई और इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं लाइक किरिबाती, समोआ, वनुआतू, फिजी, और यह एक इम्पॉर्टेंट कंट्री न्यूजीलैंड, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, सोलोमन आइलैंड्स, और ये पापुआ न्यू गिनिया, और यह जो पार्ट है यह इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। यहाँ ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीचों बीच हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता हुआ दिखता है। फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यह इकलौता फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी नहीं है, इसके अलावा भी फ्रांस के दुनिया में कई सारे ओवरसीज टेरिटरी हैं।
फ्रांस हमें यूरोप में देखने को मिलता है, लेकिन इसके ओवरसीज टेरिटरी हमें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इन तीनों ओशियन में देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशियन में वालिस एंड फ्यूटना, क्लिपर्टन आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया एंड साथ ही न्यू कैलिडोनिया, यह 4 फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी हैं। जब हम बात करते हैं इंडियन ओशियन की, तो यहाँ हमें रियूनियन आइलैंड, मयोटे आइलैंड, क्रोजेट आइलैंड, सेंट पॉल एंड एम्स्टर्डम आइलैंड एंड साथ ही करग्यूलेन आइलैंड देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं अटलांटिक की, तो यहाँ हमें सेंट पियरे एंड मिक्यूलॉन, सेंट मार्टिन, सेंट बार्थलेमी एंड इसके अलावा साउथ अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, एक लैंड जो हमें देखने को मिलता है वह है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का स्पेस स्टेशन भी है, जहां से वह सैटेलाइट लॉन्च करता है। एंड भारत इस स्पेस सेंटर का यूज अपने कई सारे हैवी लोड के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में करता आया है। पेरू में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित किया गया है 90 डेज का, क्योंकि यहाँ एक शिप के डैमेज हो जाने के कारण ऑयल स्पिल हो गया है 6000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल का। शिप डैमेज हुआ था ड्यू टू फ्रेक वेव्स, और यह फ्रेक वेव्स आए थे वोल्केनो इन द टोंगा आइलैंड। इसका टोंगा का जिक्र मैंने अभी जस्ट इस वीडियो में किया है। आप जान लें कि फ्रेक वेव्स क्या होता है। फ्रेक वेव्स उन्हें कहते हैं जब उस रीजन में जो सिग्निफिकेंट वेव हाइट है उसकी दुगनी वेव आनी शुरू हो जाए, तो आप कहेंगे कि यह फ्रेक वेव्स हैं। पेरू के कुछ जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। पेरू का एक नाइबरिंग कंट्री इम्पॉर्टेंट ब्राज़ील, इसके नॉर्थ में कोलंबिया, इक्वाडोर है, इसके साउथ में हमें चिले को देखने को मिलता है और साथ ही बोलीविया भी है। पेरू का कैपिटल सिटी लीमा है, जो एक कोस्टल कंट्री है और यह पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे स्थित है। आगे हम देखते हैं, यह जो फोटो आप देख रहे हैं, यह फोटोग्राफ ऑयल स्पिल का ही है। ऑयल स्पिल के कारण बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, खास करके एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इस फोटो में, इस मैप में हम देखते हैं पेरू के अलावा साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ के बारे में। हम यहाँ पाते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कंट्री जो भी साउथ अमेरिका में हैं वो सब कोस्टल कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 2 कंट्री को छोड़ के, बोलीविया और पैराग्वे। बोलीविया एंड पैराग्वे 2 ऐसे कंट्री हैं साउथ अमेरिका में जो कि लैंड लॉक्ड हैं। इनके अलावा अन्य कंट्रीज़ हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड चिले। पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। यह पेरू को लगभग आधा कवर कर लेता है और स्पेनिश में इस फॉरेस्ट को यहाँ सेल्वा नाम दिया जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेरूवियन कल्चर का पार्ट रहे हैं इनका, जो आज से लगभग 600 साल पहले यहाँ रहा करते थे। इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी यहाँ पेरू में बनाया था, जिसे माचू पिच्चू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसे लोग बहुत विजिट भी करने आते हैं पेरू में। और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह माचू पिच्चू जो एंसेंट सिटी है उसी का है। और यहाँ पर पेरूवियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो लैमा है वो पाए जाते हैं। लैमा एक डोमेस्टिकेटेड साउथ अमेरिकन कैमलिड है, जिसका कि यूज़ यहाँ मीट एंड पैक एनिमल के रूप में किया जाता है। पैक एनिमल उसे कहते हैं जिसपे सामान ढोया जाता है, जैसे भारत में गधों के ऊपर सामान ढोया जाता है। अगला न्यूज़ बुर्किना फासो से है, जहाँ अभी एक कू हुआ है। यहाँ की आर्मी ने यहाँ के प्रेसिडेंट रॉच कैबोर्ड को सत्ता से हटा दिया है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है और साथ ही कंट्री के सारे बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया है। बुर्किना फासो एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है जो 1960s में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। 2015 के बाद से यहाँ स्थिति और बिगड़ती चली गई, क्योंकि नाइबरिंग कंट्री यहाँ माली जो है, इस माली से कई सारे इस्लामिक इंसर्जेंट देश में घुसते चले गए और यहाँ की आर्मी अपनी सरकार से इसलिए खफा है कि आप
इस इंसर्जेंसी को रोक क्यों नहीं पाए। आइए हम देखते हैं बुर्किना फासो के कुछ नाइबरिंग कंट्रीज़ को। तो सबसे बड़ा तो इम्पॉर्टेंट यह माली ही है, उसके बाद नाइजर, और हमें देखने को मिलता है घाना, टोगो, बेनिन, इसके अलावा कॉट डिवोयरे। दैट्स इट, इतने ही कंट्रीज़ हैं जो बुर्किना फासो के नाइबरिंग हैं। आगे हम कुछ इस वेस्ट अफ्रीकन रीजन के फिजिकल फीचर्स को भी देख लेते हैं। इस लाइबेरिया वाला जो रीजन है उसे हम ग्रेन कोस्ट कहते हैं, कोट डिवोयरे के रीजन को आइवरी कोस्ट बोलते हैं, घाना के रीजन को गोल्ड कोस्ट, एंड टोगो, बेनिन और नाइजीरिया वाले रीजन को स्लेव कोस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया भर में कॉलोनियल पीरियड के दौरान स्लेव्स का सप्लाई होता था। गिनिया आइलैंड से निकलता हुआ यह नाइजर रिवर है जो आके गल्फ ऑफ गिनिया में ड्रेन कर जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।